इसमें लिखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो पहले सुनो, ये 12th मतलब 11th से ही रिलेटेड है लेकिन आगे चल करके है, बट अभी हम समझाते हैं। स्पेसिफिक हीट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। समझ में यहाँ तक तो आया ना? स्पेसिफिक हीट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है स्पेसिफिक हीट का, वो होता है डेल्टा क्यू बाई में मास इंटू में डेल्टा टी। अभी समझाएंगे, अभी मत करना। अभी देखो तुम्हारा क्या लेवल थोड़ा सा कम है, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा। इधर अभी नहीं आएगा, बट समझना। डेल्टा क्यू जो है ना बच्चा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। डेल्टा क्यू जो है ना, ये नथिंग बट हीट है, और हीट को नथिंग बट क्या बोला जाता है? एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीट को नथिंग बट एनर्जी बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हीट को क्या बोला जाता है? एनर्जी। अब हमने कहीं ना कहीं वर्क डन बोला होगा, या काइनेटिक एनर्जी बोला होगा, या पोटेंशियल एनर्जी का कहीं ना कहीं आपको हमने कराया होगा उसका डायमेंशन फार्मूला। तो एक बार पीछे से देखो और बोलो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का। कल M1L1T, अच्छा M2L2 है क्या? हाँ, हम आपसे बस जस्ट पूछना चाहते हैं, हम तो लिख ही सकते हैं इसको T-2। ये बात समझ में आप लोगों को आया क्या? ये किसका है? एनर्जी का। जो एनर्जी, कहीं भी बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना, उधर बैठोगे तो दिखेगा नहीं। वो लोग लिख चुका है इसलिए वो लोग को कोई दिक्कत नहीं है, पुराने बच्चे को कोई तकलीफें नहीं है, लेकिन नए बच्चे को समझना जरूरी है। तो ये क्या है कि इसका ये फार्मूला कल बताया था, ठीक है? एम क्या है, एल क्या है, टी क्या है, ये सब कल हमने समझाने की कोशिश किया था। आप लोग को भी बोला था आने के लिए, बट आप लोग नहीं आई थे। M1L2T-2 ये होता है डेल्टा क्यू का डायमेंशन फार्मूला। अभी समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत कि ये होता है, मान लो ना, ठीक है? अब इन लोग के पास में ज़्यादा हम इधर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बोर ना हो जाए बच्चा, ठीक है? तो ये होता है, तो ऊपर क्या लिखेंगे बोलो? M1L2T-2, सही है, ऊपर लिख दिए। अच्छा, मास है, तो मास के लिए हमने बोला था कल, मास का जो होता है बच्चा वो कैपिटल M से लिखते हैं। मास को किससे लिखते हैं बच्चा? कैपिटल L से लिखते हैं, M से लिखते हैं। अच्छा, डेल्टा टी है, यानी टी, डेल्टा टी नथिंग बट क्या है? टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो इसको हम लोग केल्विन से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसमें से टेम्परेचर भी था, हमने पढ़ाया था, सही है ना? तो इसका मतलब अब नीचे क्या लिखेंगे? देखो, मास M के जगह पे कैपिटल M लिखेंगे, समझने की कोशिश करना। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिटा करके कलर चेंज कर रहे हैं, कैपिटल M लिखेंगे, और टी के जगह पे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? कैपिटल के लिख कर करके, और बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, या इसी को क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब कितने को देखो आए या नहीं आए, कितने को समझ में आ रहा है कि ऊपर भी M है और नीचे भी M है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर और नीचे सेम ही क्वांटिटी होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। कोई तकलीफ है यहाँ तक? ठीक है, तो बोलो ऊपर अब क्या बच गया? ऊपर L की पावर 2 और T की पावर -2, के नीचे से ऊपर गया K-1। बच्चा देखो, नया बच्चा, जब भी नीचे से कोई भी क्वांटिटी ऊपर जाता ना तो उसके ऊपर में माइनस आ जाता है। पहला काम तो ये समझ में आया। दूसरा, अगर कुछ पावर नहीं है तो -1 जाता है। अगर जैसे मैंने बोला कि देखो 1/L की पावर 2 है, अगर ये ऊपर लिखना है तेरे को, नीचे नहीं लिखने का इच्छा है, तो क्या हो जाएगा? L की पावर -2 हो जाएगा। नहीं आया? मतलब क्या था? नीचे प्लस में था लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ, के नीचे प्लस में था, कोई पावर में नहीं था, माइनस लगा हुआ, जब ऊपर गया तो -1 हो गया। कैंसिल, समझ में आया? तो यही इसका यूनिट है, लिख लो। कनेक्ट कर पा रहे हो तुम लोग? कनेक्ट कर पा रहे हो? जल्दी करो। बहुत सारे नोट्स में भी आप लोगों को नोट्स कर करके ए नोट कर करके लिखवा रखा है।
ठीक है, बहुत सारे चीज़ें, तो वो ध्यान में रखना है। पहले यहाँ लिखो, इसके बाद में हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे समझाने का। ये सब लिख लेना बच्चा, जाता है ऐसे लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दो। ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिखो, ये सब नया है, बातें नहीं करो, लिखो, ये सब तुम्हारे लिए न्यू है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पुराने बच्चे के लिए भी ये न्यू है, प्लीज लिखिए। नए बच्चे के लिए तो है ही, बट पुराने के लिए पूरा ही नहीं। और लिखने की कोशिश करो बच्चा। देखो, आप दोनों को या आप तीनों को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिखिए, कम से कम लिखने में प्रैक्टिस तो होगा, और धीरे धीरे आएगा ना, एवरीथिंग समझ में आएगा। देखो, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्या होता है ना कि चीज़ें समझ में आने लगता है, कोशिश करने पे आते हैं। तो अब बताओ, फोर्स का क्या होता है यूनिट? नहीं, यूनिट नहीं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ML/T-2। ये लिख देंगे फोर्स के जगह पे। 6 का नहीं होता है और पाई का यूनिट नहीं होता है। कोई भी अगर कांस्टेंट, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वो यूनिट लेस होता है। समझ में यहाँ तक आया क्या? ये क्या होता है अपना? यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अब बोलो, इसका तो हुआ ही नहीं यूनिट। देखो इधर देखो, सब समझ में आएगा। इधर कर देते हैं इसको, इधर कर देते हैं। देखो, तो इसका यूनिट तो हुआ ही नहीं। 6 और पाई का यूनिट तो हुआ, मतलब कि डायमेंशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। तो बच किसका गया? एन का। तो एन का हमको तो निकालना ही है, नाई, इसको नाई बोलते हैं ऐसे। समझ में आया क्या? तो इसका निकालना ही है। आर क्या है यहाँ पे? मैं बोलता हूँ, ये रेडियस होता है, मान लो। तो रेडियस को किस में? कैपिटल एल से लिखते हैं, क्या कि रेडियस का यूनिट क्या होगा? मीटर। अब मीटर को कभी भी कैपिटल एल से लिखते हैं। ये सब समझ में आएगा। और ये v क्या है अपने पास में? बोलो टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी है। क्या है वो? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? m0L1T-1। हम सब बच्चे को क्यों, मतलब क्लास में हमने सबको क्यों बोला कि आने के लिए? इसलिए बोला ना कि अगर मान लो तुम पढ़ने में इंटेलिजेंट भी हो या पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर भी हो ना, दोबारा एक ही चीज़ को पढ़ोगे ना, तो हो सकता है तुम्हारा बेस्ट हो जाए। और जो बच्चा नए है उसको इसलिए बोलता आने के लिए कि आपका तो छूटा हुआ है, तो आपको आना ही है। हर चैप्टर दोबारा पढ़ाया जाएगा। हर, जैसे ये 5 बजे से क्लासेज जो लगते हैं ना, वो 5 से 6:30 बजे क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लासेज लगेंगे हर चैप्टर का। जैसे अभी यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, इसके बाद में वेक्टर चलेगा, इसके बाद काइनेमेटिक्स चलेगा। तो दिन में भी वही चीज़ें पढ़ाया जाएगा और शाम को भी क्या होगा? उसी चीज़ का रिकॉर्डिंग होगा। तो जिसको आकर के बैठना है, बैठ करके पढ़ सकता है। अब एक ही चीज़ को 2 बार किसी ने समझाया, चाहे 2 बार पढ़ाया ना, तो आई थिंक कि तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब बताओ एन, तो यहाँ पे अब बताओ आर के जगह पे क्या लिखे? कैपिटल एन लिख दे हमने। अच्छा, वी के जगह पे क्या लिखेंगे? उधर देखो, M0L1T-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब सुनो, जो बच्चा नया है, देखो इधर देखो, ML/T-2। इधर बोलो, n को तो ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, ये पूरे जो है ना, इधर मल्टीप्लाई में है, नाई के साथ में ये पूरा मल्टीप्लाई है। इसको n बोलो या नाई बोलो, अभी तुम्हारे लिए नाई बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम n ही समझ लो इसको। जब ये टॉपिक आएगा उस समय तुमको समझ में आ जाएगा ना अच्छे से। तो अभी तक तो ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आकर करके डिवाइड हो जाएगा। एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। M0L1T-1, ठीक है। कोशिश करो इधर तुम लोग भी सोने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इधर, अब सोचो m, या ऊपर m की पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1, और नीचे m की पावर कितना है? 0। तो 0 जाकर करके 1 में जुड़ेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा या घटेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब इस m से इस m का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ऊपर m का तो m ही रह जाएगा।
एकदम जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे एक एल है और ऊपर भी एक एल है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा ना, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बच क्या गया, नीचे एक और एल बच गया। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके पे क्या कैसा साइन आ जाएगा, माइनस का, तो एल और इस पे -1 आ जाएगा, +1 था तो आया, थोड़ा बहुत आया। मैथ कैसे चल रहा है। अच्छा, ऊपर t की पावर कितना है, -2, और नीचे t की पावर कितना है, -1, लेकिन तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, प्लस में। तो t की पावर ऊपर पहले से -2 था और नीचे से गया ऊपर, इसलिए ये +1 गया होगा ऊपर, नहीं आया। अब ये सब ना तुम लोगों को जानता, तुम लोग को क्यों ज़्यादा आ रहा है ये नए बच्चे, पुराने बच्चे, इन लोग को ना मैथ इतने खतरनाक तरीके से सम बेसिक चला था ना, पूरे 20-25 दिन चले थे। तो क्या है ना कि इनके मैथमेटिक्स, अब जो ये होता है ना कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा आसान लगते हैं, इन्हीं में से बहुतों को नहीं भी लगते हैं, लेकिन बहुतों को क्या होता है कि इतना दिनों तक चला था ना, पूरे 15-20 दिन तक चला था शायद ना। लो ये भी गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ बच क्या गया, m l की पावर -1 t की पावर -1, और इधर से ये बन गया और ये किसका आ गया, नाइक। ये पूछा जा सकता है, ये कैसे, देखो +2 था, -2 था और +1 था, तो घट कर करके -1 बच जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ही तो वेक्टर में बताया था आप लोगों को। जल्दी कर लो, करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। पूरा ऊपर से लिखना है क्या आप लोगों को, चलो अब लिखो। चले बच्चा, ये नया 2 चीजें था, ये नहीं करवाया था कॉपी में, तो ये सारी चीज समझने की कोशिश करो, आगे बढ़े। कोई डाउट है यहाँ तक में, है तो बता दो, अभी नहीं है तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये लिख लो पहले, इसके बाद फटाफट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो बनता ना तो मैं फास्ट करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा कम टाइम में बन जाए, इसलिए जल्दी जल्दी कहता हूँ लिखने के लिए। लिखो, आराम से लिखो, हम एडिट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ नया चैप्टर टॉपिक है, मतलब चैप्टर नहीं, नया टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ, लिखो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लिखिए ना, आप लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बोलू लिख दूं या आपको लिख लेंगे, ME बोलू, MEA, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल, अच्छा लिख लिया ना, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए एनी फिजिकल क्वांटिटी को, सुनिएगा, एनी फिजिकल लिखिएगा, टॉप मतलब कि इसका डेफिनेशन लिखिएगा, एनी फिजिकल क्वांटिटी मेजर बाय, तुम लोग तो लिख चुके हो तो क्यों लिख रहे हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी मेजर बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, मेजर बाय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, numerical value and its unit, any physical quantities measure by numerical value and बोलो इट्स यूनिट, मतलब उसका यूनिट अगर तुमको पता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो क्या हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल बताता हूँ एग्जांपल, 2 kg, किसी बंदे ने बोला 2 kg, मान लेते हैं बोल दिया यहाँ पे क्या, चावल, या तुम अंग्रेज हो तो तुम्हारे लिए क्या लिख दें, राइस, छोड़ देते हैं, अंग्रेज नहीं है कोई भी, ठीक है ना, तो राइस लिख देते हैं। तो 2 kg, तो 2 जो है ना इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, नहीं आया। केजी जो है ना ये इसका यूनिट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या कहलाएगा, इसका यूनिट कहलाएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर लिखना है तो उसके लिए एक क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, उसका यूनिट चाहिए, और ये जो होता है किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। नहीं आया समझ में, लिखते चलो साथ में। n क्या है यहाँ पे,
वेरी गुड। यू क्या है यहाँ पे? यूनिट्स है। गुड। अच्छा, कोशिश करो समझने की और अच्छा समझ में आएगा। एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू क्या है यहाँ पे? यूनिट्स है। एकदम सही है ना? कोई डाउट है यहाँ पे? जैसे मैंने बोला, सुनना मेरी बातों को। अब अगर हमको बोलेगा अच्छा सेंटीमीटर और मीटर में कौन स्मॉलर क्वांटिटी है? सेंटीमीटर। सुनो तो बच्चा, सेंटीमीटर और पहले ये लिख लिया ना यहाँ तक, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेंटीमीटर और मीटर में कौन बिगर होगा? समझो ना यार। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब ये पेन 5 सेंटीमीटर का है। अच्छा मैं बोलूँगा ये रूम का लेंथ, तो ये मीटर में होगा। तो इसका मतलब सेंटीमीटर छोटा वैल्यू है और मीटर जो है वो क्या है? बिगर वैल्यू है। ये बात समझ में आया? मैं बोलूँ ग्राम और मैं बोलूँ केजी, ग्राम किस में है? छोटा, और केजी किस में है? ये समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? एकदम आ रहा है तो बोलो, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी हमको एक यूनिट मतलब बड़े यूनिट से, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना हो या स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब ये क्या है? इस पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। पहले लिखो इसको। कभी भी किसी भी मतलब कि जैसे कि मान लो कि बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी में आना है या छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में जाना है, तो हमको ये वाला फार्मूला यूज करने का। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, किसी बंदे ने ऐसे भी तो लिख सकता था, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, तो कांस्टेंट अपॉन में यू लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? अरे इसको मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब सोच के देखना बच्चा, इधर देखो, देखो तुम लोग तो पुराने हो लेकिन नए वाला बीच में बैठा हुआ है, तो उसको समझना है भाई, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, बाकी तुम लोग को तो आता ही। देखो अब अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, नीचे का वैल्यू बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? घटता है। नहीं समझ में आया तो बताता हूँ। 1/2 और 1/4 किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? 1/2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे की वैल्यू अगर कम होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और नीचे की वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरा पूरा क्या हो जाएगी? कम जाएगी। तो इसका वैल्यू मतलब इसको बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब कि अगर बिगर यूनिट में, पहले समझो समझो समझो, अगर बिगर यूनिट में गया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा। नहीं आया? अच्छा, स्मॉलर यूनिट में गया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा। इसको नहीं समझ में आया तो अभी समझाते हैं। पहले इसको लिखो, देखो एकदम एकदम आराम आराम से लिखने का। ठीक है, समझाते हैं। देखो इधर बिगर वैल्यू कौन सा? 1 kg बोलेंगे। सुनना, 1 kg बोला, पहले बात को समझना। 1 kg बोला, एकदम सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने तुम्हारे लिए। 1 kg मैंने बोला, ये यहाँ तक तो समझ में आया ना तुमको? 1 kg बोला, ठीक है। 1 kg, तो 1 क्या है यहाँ पे? बस ये बता दो तुम लोग। न्यूमेरिकल वैल्यू है। और kg क्या है? यूनिट है। अब मैंने 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिख दिया। 1000 ग्राम लिख दिया। सच बात है या गलत बात है? अरे 1 kg में 1000 ग्राम होता है, सब जानता है ना। अरे जानते क्या? अब देखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बिगर है। अच्छा, हमने बोला था अगर एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होना जरूरी है, ये बात बताया था कि नहीं? तो देखो यहाँ ये केजी में है, तो यहाँ ये किस में हो गया? नहीं आया? नहीं आया। देखो अगर बिगर यूनिट क्या है? बिगर यूनिट है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? छोटा। नहीं आया, समझ में नहीं आया, कलेक्ट नहीं कर पाए। फिर से समझाऊं, फिर से समझाता हूँ। देखो ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझाएंगे। देखो ये केजी बिगर वैल्यू है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए? छोटा। तो 1 ही तो है। नहीं आया। ग्राम स्मॉलर वैल्यू है, केजी से छोटा है होता ना ग्राम? पते नहीं है।
बोलो ना यार, बोलने पे होता है। केजी से छोटा होता ना ग्राम, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो कितना बड़ा हुआ, नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा। अगर केजी में लिखोगे तो 1000 में लिख करके 1 पे काम चल जाएगा, लेकिन अगर ग्राम में लिखे यानी यूनिट घटा दिया तूने, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। आया थोड़ा सा समझ में? थोड़ा सा आया तो बोलो यस। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट से कन्वर्ट करना सीजीएस यूनिट में, मतलब इसको बोलते हैं एसआई यूनिट में और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट में। एकदम सही है, लिखो फटाफट। थोड़ा सा और समझाते हैं, थोड़ा सा और देखो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा देखो। अब उन लोग को भी पिछला वाला नहीं समझ में आ रहा, नहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा ना कि हाँ ऐसा हो रहा है। चलो करो। देखो पुराना बच्चा सोता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए बच्चा मत सोना, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी सो जाएगा। ये लिख लिए क्या? अब समझाएंगे कि तुम लोग करके बताओगे। देखते हैं कौन बताता है, ठीक है? देखते हैं कौन बताता है। मैंने बोला 10 मीटर इज इक्वल टू, ये एसआई में है तो बोलो 10 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो 10 मीटर में कितने होंगे? बोलो 10 मल्टीप्लाई 100 और इधर क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1000 सेंटीमीटर। अब सोचो यहाँ यूनिट घटाया मैंने, मीटर जो होता है बिगर यूनिट होता है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और इधर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू घट गया कि नहीं घट गया? अरे नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? इसका मतलब क्या बोलेंगे कि अगर हम यूनिट में अगर बिगर यूनिट लेते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? स्मॉल होता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं स्मॉलर यूनिट लेते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? बिगर होता है। बस इतना समझ में आया क्या? लिख लो इसको, पॉइंट बना के लिख लेना ना। लिखना चाहते हो तो जो मैंने समझाया वो लिख सकते हो तुम, जो भी समझाया है वो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। चलो लिखो कन्वर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू CGS यूनिट, 1 न्यूटन इंटू CGS यूनिट, 1 न्यूटन इंटू CGS यूनिट। करो, कोशिश करो, समझाते हैं। 1 न्यूटन इंटू CGS यूनिट। सुनो इधर देखो, 1 न्यूटन, अच्छा 1 न्यूटन। तो सुनो पहले, फोर्स का यूनिट क्या होता है? सोच के बताओ। देखो फोर्स बराबर होता है मास, अच्छा फोर्स का यूनिट जो होता है ना न्यूटन होता है, ठीक है ना? इसी का दूसरा भी होता है ऐसा यूनिट में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपको नहीं आता लेकिन होता है, ठीक है? तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 केजी मीटर स्क्वायर अब बटा सॉरी मीटर बाई में सेकेंड का स्क्वायर। पहले समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा सब समझ में आएगा एक बार। अच्छा छोड़ो, बहुत आवाज कर रहे हो लोग नीचे, तो एक बार बोलेंगे तो फिर शांति से बैठेंगे फिर लेकिन छोड़ो, रहने दो, ठीक है? अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब सोचना है 1 केजी मीटर अब बटा में सेकेंड स्क्वायर है, समझने की कोशिश करो। देखो केजी सेकेंड स्क्वायर, अब 1 जो है 1 केजी है तो ग्राम में बदलना है इसको। इस केजी को किस में बदलना है तुमको? ग्राम में, समझना। तो बोलो कितना ग्राम लिखे यहाँ पे? ये तो सबको समझ में आ गया कि नहीं?
अच्छा मीटर है, मीटर भी 1A है, तो बोलो उसको सेंटीमीटर में लिखना है तो कितना लिखेगा तुम लोग, बोलो ना बच्चा। यहाँ 100 भी लगा दिया मैंने। अरे मीटर को देखो, अभी ये दोनों साथ साथ दे दिया, तो साथ साथ हमको लिखने आना चाहिए ना, नहीं आया? आया क्या? साथ साथ दिया तो साथ साथ लिखेंगे। अब पहले क्या था, अलग अलग था तो अलग अलग लिख रहे थे। अब बटे में सीजीएस में भी सेकेंड को सेकेंड ही लिखते, तो ये तो कट के गया, नहीं आया। 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 5, ठीक है। अब क्या है इसके बाद में, ग्राम, फिर क्या है बोल देंगे। नीचे सेकंड का स्क्वायर हमने काट दिया, बट नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे लिख देंगे सेकंड का स्क्वायर। मत काटो, क्यों काटना, क्योंकि ये यूनिटे में रहने देना है, तो नीचे लिख दो सेकंड स्क्वायर, इधर भी क्या लिख दो, बोलो सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है क्या? अच्छा, ये जो होता ना ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग सीजीएस यूनिट बोलते हैं, सीजीएस यूनिट बोलते हैं। तो 1 न्यूटन, अब कोई बोलेगा 1 न्यूटन तेरे जिंदगी में, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, पहले ये समझ में आया, 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10 की पावर 5, नहीं आया समझ में, 10 की पावर 5, और उसके बाद ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, इसी को प्यार से कोई कोई बोलता है 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? अच्छा, डाइन जानते तुम लोग क्या? वो जो होते हैं ना, कुछ कर्मात मचा देते हैं, किसी को नज़र लगा देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, उसी को डायन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हैं? तो किसी को अगर मान लो कि डायरेक्ट डायन नहीं कहना है, तो उसको क्या बोलोगे, अरे तुम 1 न्यूटन के 1 न्यूटन हो तुम, ठीक है ना, उसको समझ, अरे 1 न्यूटन इधर देखो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने होते हैं, सीजीएस 60 न्यूटन इंटू सीजीएस करके देखो तो सोचो, सिंपल कर देंगे ना सर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर कितने डाइन थे, 5 डाइन थे, यही तो था बच्चा। तो 60 न्यूटन बराबर कितने हो जाएंगे, तो 60 अब मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डाइन, नहीं आया। और इसको क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डाइन। अरे नया बच्चे लोग, नहीं समझ में आ रहा है, आया क्या कन्वर्ट करने? तो सीजीएस यूनिट से अगर हमको बोले कि न्यूटन, मतलब कि एसआई यूनिट में बदलने के लिए, तो वो भी कर देंगे, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। उल्टा भी चल सकते हो क्या? अभी एसआई यूनिट से किस में गया तुमने, सीजीएस में, लेकिन कभी कभी क्या कहेगा ना, सीजीएस से किस में जाने के लिए कहेगा तुमको, सेंटीमीटर में, तो जाओगे क्या? मतलब कि एसआई यूनिट से सीजीएस में बोल दे, या सीजीएस से एसआई में बोल दे, तो क्या कर दोगे क्या? जैसे मैंने बोला, सुनो ना, ये तो हो गया होगा ना, ये मैंने बोला, देखना इधर, मैंने बोला 100 सेंटीमीटर, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये है सीजीएस में, एसआई में बोलो कितना होगा, 1 मीटर होगा। अरे कुछ भी, कोई भी बोल सकता है इसको। अच्छा, मैंने बोला 1000 किलोमीटर, ये किसमें है, किसमें है, किसमें है, किसमें है? ना तो सीजीएस में है, किलोमीटर सीजीएस में थोड़ा ही आता है, ना तो ये एसआई में है, ना तो एमकेएस में भी नहीं है, कि है एमकेएस में, कि एम का मतलब क्या होता है, मीटर, के का मतलब केजी, किसी यूनिट में नहीं है। अच्छा, इसको बदलना है हमको एसआई यूनिट में, बदल के बता दो जल्दी से, कर दोगे क्या? क्या 1000 किलोमीटर, तो 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर,
तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, तो ये मीटर में बदल, यही सब आता है बदलने तुम लोग को। अरे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बोलो तो, 1000 या 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है। तो 1000 मीटर, तो 1000 और मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं कभी कभार, जल्दी करो, नहीं समझ में आ रहा। अरे मीटर को किस में, किलोमीटर में बदलना, किलोमीटर से मीटर में बदलना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आना चाहिए। नहीं आता तो लिख देते हैं, बोलो तो लिख दे क्या। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बोलो कितना मीटर, हमको बोलोगे तो मैं लिख दूंगा हमको। अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, वाह लिख लो कहीं कोने में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर mm बराबर 10 की पावर -3 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ये सब लिख लेना। और 1 फेकोमीटर, हाँ फेंटोमीटर FM बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ये सब थोड़ा सा लिखना, फ्रीक्वेंटली ये सब पूछा जाता है। माइक्रो भी पूछा जाता है, 1 माइक्रोमीटर, इसको म्यू को बोलते हैं माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर होता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, चीज़ें करोगे तब तो। थोड़ा बहुत आया ये सब जानते तुम लोग, सर नहीं जानते थे, लिख लो ना, ये सब लिखते चलो। अच्छा ये कलर चेंज कर दो क्या, रेड नहीं दिख रहा तुम लोग को, ठीक है चेंज कर दिया। ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब कॉपी वॉपी में नहीं है, क्योंकि हम समझते थे तुम लोग को आता होगा पहले से, बट अब पता चलता है कि नहीं आता है। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए ये सब पाथ फाइंडर पढ़िएगा तो समय मिलेगा ये सब। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कंसेप्ट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ, बस 5-10 मिनट और पढ़ा लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, HOMOGENEITY, सही लिखी है तूने इस पर। कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, स्टेट दैट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम SAME, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, ADDED, पहले बोल देते हैं मैं, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अंग्रेजी पूछना तो बताना, बोलूं? हो गया? मतलब क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना बहुत क्वेश्चन पहले बनते थे, अभी भी बनते हैं लेकिन पहले भी बहुत बनते थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि जब भी हम समझने की कोशिश करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसको बोलते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर मान लेते हैं रोहन है, मान लेते हैं तो रोहन क्या है, एक टीचर है, तो दूसरे टीचर को ऐड किया जा सकता है कि नहीं, रोहन सर प्लस दिस सर, ठीक है ना। लेकिन जैसे तुम कहोगे रोहन सर अब प्लस दिस स्टूडेंट, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं समझा क्या? समझा क्या? सेम क्वांटिटी को, जैसे इस क्लास में आकर के पूछेगा कि बॉयज कितने हैं, तो सारे बॉयज को ऐड करोगे, गर्ल्स को तो नहीं ना ऐड करोगे। तो सेम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
in this dimensional formula of physical quantity, in this dimensional formula of physical quantity, in this dimensional formula of physical quantities, in this dimensional formula of physical quantity, same dimensional formula of physical quantity same, ठीक है ना। इसके अंदर में डायमेंशनल फार्मूला जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो सेम होता है, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बचपन में तुमने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा होगा क्या? किसी ना किसी जिंदगी में ये पढ़ाया गया होगा, 9th क्लास में तुम्हारा टीचर पढ़ाया होगा, लेकिन उस समय तूने क्या किया होगा, उनकी बातें नहीं सुना होगा। अरे पढ़ा रहा है, इसकी मर्जी है, हमको क्या देखने का है, तो पैसा ले रहा है, पढ़ा रहा है, हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ाया होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। इसी तरह से एक और फार्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी तुम्हारे जिंदगी में सर ने पढ़ाया होगा, भले तुम्हें याद नहीं है वो अलग बात है। वी स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या ये भी तुम्हारे जिंदगी में आया था? आया था ना। अरे नहीं आया था ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि 9th में पढ़ाया जाता है, कोई भी बोर्ड हो पढ़ाया गया होगा, ठीक है, पढ़ाया गया था। इसमें ना v जो होता है ना उसको बोलते हैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और at को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक को बोलते हैं टाइम, ठीक है। आ जाओ इधर देखो कैसे समझाते हैं, समझना। समझाऊँ अब? समझा दूँ? इधर देखो बच्चा, नींद ले रहे हो, देखो नींद आया तो भूल जाओ, पैसा आने वाला है ज़िंदगी में। क्या कि जिसका नींद आया उससे सरस्वती माता जो होते हैं ना वो क्या होता है, गुस्सा हो जाते हैं, और कहते हैं कि इसके ज़िंदगी में हम गुस्सा ही ला देते हैं। इसलिए सोने का कोशिश मत करो, जिसने सोया उसने खोया, जिसने जागा उसने कुछ कुछ पाया, जैसे एक ने सो गया। समझ में आ रहा है? इधर आइए, तो इसका जो होता है ना v का, तो मीटर m0 L1 t-1 होता है। ये बात समझ में आया क्या? ये और कल ही बताया था मैडम, वेलोसिटी का, अच्छा सॉरी आई थी ना कल, तुम इधर नहीं आया था, अरे कल बताया था। चलो ये ऐसे लिख देते तब कहीं तुमको समझ में आए, L1 t-1, कहीं ऐसा लिखा था क्या? ठीक है, तो ये हो गया ना वेलोसिटी का, कल समझाया था तो तुम लोग नहीं थे, ठीक है। तो अभी समझ लो वेलोसिटी का क्या होता है, L1 t⁻⁻1 होता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? L1 t⁻⁻1। तो दूसरा वाला इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब नाम उसका भी वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने बोला सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब जो डायमेंशन फार्मूला इसका आया है वही डायमेंशन फार्मूला इसका भी आना चाहिए ना। इसका मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला L1 t-1 है। तुमने बोला ठीक है सर, इसका मतलब सर इन दोनों का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, अगर L1 t⁻⁻1 आएगा तभी हम, अरे नहीं बातें करो ना, L1 t⁻⁻1 आएगा तभी हम कहेंगे क्या चीज, कि इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम है, अदरवाइज कहेंगे गलत है ये। तो चलो एक्सेलरेशन का कल बताया था, जल्दी से देख के बताओ क्या होता है, देखो कॉपी में बताओ एक्सेलरेशन का क्या होता है। L1 t-2 होता है, सही है ना। और टाइम का क्या होता है, कैपिटल T होता है। थोड़ा थोड़ा देखो ये सब चीजें कल से रिलेटेड है तो दिक्कतें आएगी। चलो तो यहाँ बोलो, इसका तो सेम ही रह गया L1 t⁻⁻1, ये तो सेम ही रह गया ना। अच्छा इधर बोलो L एक बार आया है तो एक ही लिखेंगे। अच्छा t की पावर बोलो कितना है यहाँ, -2, और यहाँ t की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बचेगा कितना, t की पावर -1। अरे 2 में से एक जाएगा तो -1 है बचेगा ना। अब देखो तो जो फार्मूला इसका हुआ वही इसका भी आया, वही इसका आया कि नहीं आया, नहीं आया।
आया क्या कुछ कुछ? अरे जो l की पावर 1 t की पावर -1, इधर भी देखो l की पावर 1 t की पावर -1, इधर भी l की पावर 1 ही है, नहीं कुछ लिखा तो इसका मतलब 1 ही है, और t की पावर क्या हो गया? -1 भी हो गया। आया क्या? तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अरे कान का है बंद किया? अरे इतना भी कस के नहीं बोल रहे हैं, सुनो तो इधर। तो इसका मतलब जो इसका होगा डायमेंशन फार्मूला, वही डायमेंशन फार्मूला इसका भी होगा, वही डायमेंशन फार्मूला इसका भी होगा। समझना, पहले लिखो फिर और अच्छे से समझ में आएगा, धीरे धीरे एवरीथिंग क्लियर होगा। आगे बढ़ूं? चलो इसको मिटाता हूं, समझना। अब दूसरे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट वाला तुम्हारे घर पे करने के लिए दे देते हैं। सुनना, एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल एल से। खत्म, इसका तो हो गया सर आपने। अब सोचो u इंटू टी का भी डायमेंशन फार्मूला यही आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अरे सेम ही आना चाहिए ना। तो u का अभी थोड़ा देर पहले बताया, बोलो क्या होता है? L1 t की पावर -1। अच्छा इधर t का बोलो जल्दी से, क्या होगा? कैपिटल T। होगा कि नहीं होगा? हो गया ना, खत्म। बोलो अच्छा प्लस में कर देते, इसको भी सॉल्व कर लेते साथ में। तो 1/2 का कुछ लेने देने का नहीं अपने को, ये इसका कुछ लेने का नहीं, तो 1/2 का छोड़ देते हैं। तो एक्सेलरेशन का अभी बताया है, कॉपी में देखो और बताओ। l की पावर 1 t की पावर -2 बताया है ना। अच्छा t का बोलो, इस t का कितना होगा? तो कैपिटल T और उसका स्क्वायर है बच्चा। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल T का होल स्क्वायर। नहीं आया? देखो कम समझ में आता है, फिर भी कोशिश करो, कोशिश करने से ही होगा। क्या होता है ना, बहुत बच्चे छोड़ देते डायरेक्टली, जाने तो हमसे नहीं हो रहा, नहीं करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा सोचोगे ना तो बाद में ना, अच्छा चीज पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना। मैंने सुबह बताया था ना अपने भाई के बारे में, बताया था ना, तो क्या समझ में आया ना। तो इसका मतलब है कि अगर अच्छा करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के बाद में अच्छे अच्छे से मिलते ना चीज़ें। अभी मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि मिलते ना। तो अब सोचो तुम कि अच्छा पाना भी चाहते हो और मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर करोगे क्या? और एक ही ज़िंदगी है, ये भी बात पता है ना तुमको। तुम्हारे मरने के बाद में तुम दोबारा वापस आने होने वाले नहीं हो, ना तो स्वर्ग में जाने वाले हो ना तो नर्क में जाने वाले हो। ये सब कंसेप्ट भूल जाओ। तो जो भी ज़िंदगी है ना, यहीं पे जीना है। तो ज़िंदगी अब जब जीना है ना, तो कुछ ऐसा कर करके ज़िंदगी जीना चाहिए ना कि बाप को भी लगे कि हाँ हमने बेटी पाला है, शेरनी बेटी पाला है, या बेटा है तो बाप को लगे कि शेर पाला है। जेई के लिए भेजा है और जेई क्रैक कर दिया, एनडीए के लिए भेजा है, एनडीए क्रैक कर दिया, तब ना। अब तुम क्या करो? आ करके बोलेगा नहीं हमको तो कुछ समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं। यार घर वाले का नाम कैसे ऊंचा होगा? अच्छा तुम सपोज करो तुम्हारे में से कोई जेई क्वालिफाई कर दिया, आईआईटी निकाल दिया, एडवांस निकाल दिया किसी बंदे ने, नीट निकाल दिया किसी बंदे ने तुम्हारे में से, या एनडीए क्वालिफाई हो गया किसी बंदे ने। सोचो तुम्हारा ही नाम होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स का नाम होगा? तो पूरे जिंदगी भर ना तुम्हारे नाम के माला जपते रहेंगे, हमारा ये बेटी, हमारा ये बेटा, मेरा यहाँ पे है। कहीं भी जाएंगे ना, सीने तुम रहो चाहे नहीं रहो उनके सामने में, वो सीने चौड़े के बोलेंगे क्या चीज़? मेरा बेटा जो है ना आईआईटी क्वालिफाइड है, ऐसे बोलते हैं। अब उनकी खुशी के लिए अगर पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत करके देखो ना। और रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, इस तरह से मेंटली अगर मेहनत नहीं करोगे ना, तो फिजिकली ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिजिकली मतलब कि आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो वही काम करोगे जो आपके मम्मी कर रही है। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए वही काम करोगे जो बाकी 10,000 रुपये में खट रहे हैं, वैसे ही मेहनत करना पड़ेगा दिन भर। या तो दिमाग से काम करने की कोशिश करो या फिजिकली करो। आपका फिजिकली का मतलब क्या हुआ? घर पे आपका शादी हो जाएगा गर्ल्स के लिए चाहे किसी के लिए, तो क्या करोगे? वहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा,
सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। रियलिटी है, वो सर पकड़ने से थोड़ी मना कर देगा, वो कोई बात नहीं है, चलने दीजिए, कट जाएगा वो। लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ ना कि आपको, आप नहीं पढ़ोगे, नहीं, अगर मान लेते आपका कुछ नहीं निकला, कोई सरकारी जॉब नहीं लगा, या आप कोई अपने खुद के दम पे पैसा नहीं कमा रहे हो, उसके बाद आपका शादी हो गया, तो आपको लगता है कि ऐसे छोड़ देगा, दिन भर बैठे रहो? खाना बनाना पड़ेगा। एक के लिए नहीं बनाना पड़ेगा, पूरे परिवार के लिए बनाना पड़ेगा। कहोगे नहीं बनाएंगे तो कहेगा निकल घर से। फिर पोछा भी कहीं लगवाना ना पड़ जाए, अभी जैसे पोछा नहीं लगाते होंगे ना, कुछ देर पोछा भी लगाना पड़ेगा। तब आपको उस समय तकलीफें होगी कि काश रोहन ने बोला था थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तब उस समय मन में आएगा कि रोहन से सही बोल लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। अब मेहनत करने का कोई दूसरा तरीका नहीं, एक ही तरीका है, कॉपी किताब उठाइए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए। और सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आपके तो घर वाले हॉस्टल में रखते हैं, आपके पैसे दे रहे हैं घर वाले, आप लाइब्रेरी में बैठ कर करके चुपचाप पढ़िए, कॉपी उठाइए, पढ़िए। बस किसी से कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में, पढ़ाई के अलावा कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। और कोई गरीबी, कोई अमीरी कुछ नहीं होता है। अगर गरीब घर में पैदा लिए हैं तो हमारे जैसे लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो हमको अमीर बना सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि अपने पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा दुनिया है। अब कितना मेहनत करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मेहनत कीजिए। ये बहाना बनाते, कुछ बच्चे बहाना बनाते हैं कि सर हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पता, हम कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं कि ठीक है मत करो, हमारा क्या जा रहा है। बट खुद से दिमाग से तक सोच सकता है ना कि यार हम अगर 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो किसकी तैयारी करना चाहिए, बेस्ट चीज़ की तैयारी करना चाहिए। 11th में जो सबसे बेस्ट क्या है, IIT JEE की तैयारी करना, तो हम इसकी करेंगे। चाहे जो ड्रीम है तुम्हारा उसकी तैयारी करोगे तुम, करके तो देखे, कम से कम 1 साल तो बैठ के देखे कि हमारे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगले साल डिसाइड करेंगे हमसे नहीं हो रहा है तो चलो कुछ नहीं, 1 साल कम से कम एक्सपेरिमेंट तो किया अपने ऊपर कि हाँ बेस्ट के लिए तो करने की कोशिश तो की है। बहुत लोग कहते हैं पहले ही ये हार मान जाते हैं, नहीं हमसे नहीं होने वाला है, चलो हटाओ पीछे जाते हैं। तो कोई ना कोई इंसान ने तो कर रहा है ये सब, JEE मेन की तैयारी कोई जानवर थोड़ी कर रहा है। तो कोशिश करिएगा तब ना होगा। तो t की पावर -1 और यहाँ t की पावर +1 है, कितना हो जाएगा 0। अरे -1 और इधर +1 है तो 0 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब t खत्म। बोलो यहाँ पे t की पावर -2 और इधर +2 है तो ये भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास में, एल ही तो बचा है। तो जो यहाँ है वही यहाँ है। नहीं आया समझ में? अब आप v² = u² + 2a² वाला का घर से करिए, 2as वाले का घर से करके आइएगा। पहले कर लिए यहाँ तक, ये लिख लीजिए, कोशिश कीजिए लिखने का, ठीक है। 3rd वाला आप खुद से कीजिएगा। अब इसका जो है ना बहुत सारे जगह पे यूज है, बहुत ही यूज है। तो इसको लिखिएगा कुछ, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A, B and C, स्मॉल a, स्मॉल b and c। फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्मॉल a, स्मॉल b and c। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे तो आपको करना पड़ेगा। फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्मॉल a, b and c। जैसे मैंने बोला f = a + bt + ct², ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है, ऐसा बोल दिया मैंने। तो बोलेगा a का डायमेंशन निकालो, b का डायमेंशन निकालो, c का डायमेंशन निकालो, जिसमें से f को बोला गया फोर्स। रुक जा, तुम लोग अभी मत करना, पहले सोचो समझो, समझाते हैं फिर अगला देंगे करना, 5 मिनट में छुट्टी कर देंगे, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। F क्या है यहाँ पे, फोर्स है। अब सोचना, दिमाग से सोचना, जितने भी अभी प्रेजेंट है उन सोचना, जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फार्मूला A का भी होना चाहिए, तभी तो जुड़ा है। अच्छा, वही जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फार्मूला किसका होगा, इसका भी होगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फार्मूला किसका होगा, इसका भी होगा। ये भी बात समझ में आया? अच्छा, जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फार्मूला इसका भी होगा। ये भी बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बात समझ में आया? तो बोलो, हम क्या बोलेंगे, सर A का जो डायमेंशन फार्मूला है ना वही किसके बराबर है, F के बराबर है।
और f का मैंने अभी बताया है ml की पावर -2, तो यही a का डायमेंशन फार्मूला हो गया। f का बता रखा है पहले से, तो अभी तुम लोग समझ लो, अगला क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग करना है इसी टाइप से। तो ये कल बताया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए था ये सब। ml की पावर -2 हो गया। चलिए अब सोचिएगा, इधर सोचिए, मेरे साथ सोचिए, इधर देखिए, जो डायमेंशन फार्मूला इन दोनों को मिला कर करके होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? तब b इंटू टी का डायमेंशन फार्मूला बराबर क्या लिखेंगे? f। यह तो लिखेंगे ना बच्ची? देखो इधर, अब बोलो f का डायमेंशन फार्मूला क्या है? बोलो ml की पावर -2। अरे यही तो है, नहीं आया। अच्छा इधर बोलो b, इसका स्मॉल टी मतलब टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी होता है। ये आता है ना, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। तब बोलो यहाँ से b का निकालना है, तो b को इधर छोड़ दो, तो t इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाने पे डिवाइड में ml की पावर -2 अब बटे में t। नीचे से t ऊपर जाएगा, प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? माइनस में, तो क्या लिखेंगे? ml की पावर -3, और ये बंद हो गया। नहीं आया, नहीं आया, आया क्या थोड़ा बहुत? अरे आ गया क्या? चलो अगला देखो, उधर तुम्हारे गैंग सब स्टेबलिस्ट हो गए हैं बुलाने के लिए। चलो इधर देखो, क्या इसका भी यही होगा क्या? जो CT² का होगा ना बच्चा, वही किसका डायमेंशन फार्मूला होगा? f का होगा। अरे कोशिश करो ना, सारे सो रहे हो क्या? तो जाग जाओ ना। ठीक है, तो बोलो क्या लिखेंगे इधर? बोलो, खाली बोल दो तुम क्या लिखेंगे। यहाँ पे ml की पावर -2 लिख देंगे ना। अच्छा इधर बोलो c, तुम बताओ t का क्या लिखते हैं? कैपिटल T, और उसका स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल T का स्क्वायर लिखेंगे। तो बोलो c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ml की पावर -2 अपॉन में t का स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। तो बोलो क्या लिखेंगे? ml की पावर, अच्छा -2 ऊपर था और नीचे से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसको अब आने लगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी उसको अभी भी दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा कोशिश करो, कर ही नहीं रहे कोशिश, एकदम बोलने की कोशिश करने के लिए बोलते तो बोलते ही नहीं, तो हम क्या करें? जल्दी करो, उसको पूरा कर लो, इसके बाद छुट्टी है। अब खुश हो गया ना? कर लो, छुट्टी है।